हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज आपका लेक्चर नंबर 22। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में मैकाले की भूमिका की विवेचना कीजिए। यह आपके डीडू यूनिवर्सिटी 2005, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या मैकाले के मिनट की विवेचना कीजिए, यह आपके डीडू यूनिवर्सिटी 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या मैकाले विवरण पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में नई दिशा प्रदान की, विवेचना कीजिए। यह आपके डीडू यूनिवर्सिटी 2009-2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में मैकाले की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यह आपके डीडू यूनिवर्सिटी 2012-2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या मैकाले प्रगति पथ का प्रदर्शक था, विवेचना कीजिए। ये आपके डीडू यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो मैकाले जो विवरण पत्र है उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। मैकाले का विवरण पत्र। दोस्तों, यहाँ पर हम मैकाले का विवरण पत्र देखने से पहले अगर देखें, चार्टर एक्ट 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, तो इसमें जो चार्टर एक्ट जो एक तरह से ये जो कानून था ये पास हुआ था ब्रिटिश संसद से। तो ब्रिटेन की संसद में इसे पास करने के बाद यहाँ पर 3 शर्तें रखी गई थी, 3 धाराएं थी। क्या क्या थी यहाँ पे? नंबर 1 था, किसी भी यूरोपीय देश की मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने तथा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की पूरी छूट रहेगी। और नंबर 2 था कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना अब यह उत्तरदायित्व होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में एक तरह से राज कर रही थी, तो उसका अब ये उत्तरदायित्व होगा कि वह अपनी शासित प्रदेशों में शिक्षा की व्यवस्था करेगी। 2 हो गया। यहाँ पर पहला हमने क्या पढ़ा कि जो भी ईसाई मिशनरियाँ उन्हें पूरी छूट दी गई कि भारत में आकर वो अपने शिक्षा का धर्म का प्रचार प्रसार करें। और दूसरा क्या था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भी राज्य आते हैं उस राज्य की शिक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर होगा। और तीसरी बात क्या कही गई कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के रख रखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारत में ब्रिटिश शासित लोगों को विज्ञान का ज्ञान कराया जाए। तो इस तरह से 3 पॉइंट रखे गए थे 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके जो पहले 2 पॉइंट थे जिसमें ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दी गई थी, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंदर जो भी राज्य आएंगे उसको उन राज्यों का ये दायित्व होगा कि वो अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो ये दोनों दायित्व तो बहुत ही क्लियर थे, ये दोनों जो पॉइंट थे ये तो बिल्कुल क्लियर थे। लेकिन इसमें जो तीसरा पॉइंट था कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के रख रखाव और भारतीय विद्वानों और भारत में ब्रिटिश शासित लोगों के विज्ञान का ज्ञान कराया जाए। तो इस तरह से ये जो तीसरा पॉइंट था, इस तीसरे पॉइंट पर ही सबसे ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुआ। यही कारण था कि मैकाले का विवरण पत्र इसके संबंध में बाद में पेश किया गया। तो तीसरे में विवाद क्या हुआ कि जो भारतीय साहित्य और एक तरह से भारतीय साहित्य के रख रखाव और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए जो धनराशि खर्च की जानी थी, वो धनराशि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए रखी गई थी। तो ये 1 लाख रुपए जो प्रतिवर्ष का बजट था वो कहाँ कहाँ खर्च करा जाए, इसी को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा बना। तो इसमें 2 गुट बन जाते हैं, प्राच्यवादी वर्ग और पाश्चात्यवादी वर्ग। तो ये जो प्राच्यवादी वर्ग थे ये चाहते थे कि भारतीय साहित्य को प्रोत्साहन मिले, और जो पाश्चात्यवादी थे वो चाहते थे कि जो पाश्चात्य साहित्य है उसको प्रोत्साहन मिले। ये दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े रहते हैं। और बाद में क्या होता है कि ब्रिटेन के हित में कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि भारतीयों को पाश्चात्य भाषा साहित्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए, और इन लोगों का इसके लिए अपना अलग अलग तर्क दिया। तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि भारतीयों को ब्रिटेन जैसे ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए जिससे कि उन्हें आगे सहायता मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उनके अंदर अलग अलग मत हो गए। और बाद में क्या होता है, ये विवाद
इस विवाद का परिणाम ये होता है कि जो यहाँ पर विवाद कंपनी के कर्मचारियों और जो वर्ग विशेष थे उनके बीच भी ये विवाद उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, भारतीय लोग और ब्रिटिश संसद तक भी ये बात पहुंच जाती है। ये विवाद इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि जो भी कर्मचारी रहते हैं, ब्रिटिश कर्मचारी और भारतीय लोग, और साथ ही ये विवाद पहुंच जाता है ब्रिटिश संसद तक। और उसके बाद क्या होता है, इस विवाद को निपटाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1823 में 10 सदस्यीय टीम गठित की गई, किंतु इसका निराकरण उस टीम ने भी नहीं किया, बल्कि वो टीम भी 2 गुटों में बट गई। तो दोस्तों इस तरह से ये जो विवाद था वो और गहराता चला गया, धनराशि को लेके, बंटवारे को लेके कि किस तरह से किस साहित्य पे धन खर्च किया जाए। और बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये जो 1813 का चार्टर एक्ट आया, तो इस चार्टर एक्ट के परिणाम स्वरूप यही हुआ कि जो मिशनरियाँ थीं वो उनको खुली छूट मिल गई थी, तो वो भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगी, और उसकी वजह से उनको देख करके जो हमारे देश में हिंदू संगठन थे वो भी शिक्षण संस्थाएं एक तरह से शिक्षा की व्यवस्था के लिए खोलने लगे। तो इस तरह से हम देखें तो धीरे धीरे भारत में शिक्षा के प्रसार के में तीव्रता आई। अब हम आज देखते हैं इसके बाद मैकाले का विवरण पत्र। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत वर्णित कानूनी सलाहकार के पद पर 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया। तो यहाँ पर देखें, इसी चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत ही कानूनी सलाहकार के पद पर 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले की गवर्नर जनरल की काउंसिल की कानूनी सलाहकार बनकर भारत आता है। और मैकाले अंग्रेजी भाषा साहित्य का प्रकांड विद्वान था। तो यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही वो कानूनी सलाहकार बनकर गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजी साहित्य का एक तरह से प्रकांड विद्वान था, तो साथ ही कुशल वक्ता और लेखक भी था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और उससे अपेक्षा की कि वह 1813 के आज्ञापत्र में वर्णित धनराशि को, जो कि 1833 में बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई थी, उसके व्यय के मद को स्पष्ट करे और साहित्य तथा भारतीय विद्वान का अर्थ स्पष्ट करे, साथ ही प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की समाप्ति के लिए सुझाए। तो यहाँ पर हम देखें, जो 1813 का आज्ञापत्र था जिसमें धनराशि 1 लाख रुपए थी, वो अब बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई थी। और साथ ही ये जो 1813 का जो विवाद था, 1813 चार्टर एक्ट का, कि उसमें प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी जो साहित्य को लेकर विवाद था भारतीय विद्वानों के लिए, तो वो भी एक तरह से उस जो भी विवाद है उसको सुझाए। तो ये सारे इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। मैकाले ने सर्वप्रथम 1813 के आज्ञापत्र की तर्क संबंधी धारा 43 की गंभीरता से अध्ययन किया। इसके बाद उसने कंपनी के प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों के लिखित वक्तव्यों का अध्ययन किया और अंत में 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को प्रेषित किया। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले उसने दोनों पक्षों के दलीलों को पढ़ा और उसके बाद 2 फरवरी 1835 को उसने अपना विवरण पत्र जनरल को प्रेषित किया। इसी विवरण पत्र को मैकाले का विवरण पत्र कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, जब ये 1834 में भारत आया तो उसको लगभग 1 साल लग गए। इस जब ये दायित्व संभालता है अपना, तो 1 साल लग जाते हैं इसको अपने, ये जो इसको मिला था, इसके उत्तरदायित्व जो मिला था 1813 की जो भी विवाद थे उसको सुलझाने का, तो ये इसको 1 साल लग जाते हैं सारी दलीलों सबको समझने में। और उसके बाद 2 फरवरी 1835 को ये अपना विवरण प्रस्तुत करता है। और इसी विवरण पर मैकाले का विवरण पत्र, इसी विवरण को क्या कहते हैं, मैकाले का विवरण पत्र कहते हैं। तो 1813 के आज्ञापत्र को धारा 43 की व्याख्या, लॉर्ड मैकाले ने इन 3 मुद्दों पर आवंटित धनराशि की व्यय कैसे हो, साहित्य शब्द का अर्थ है भारतीय विद्वानों की सीमा में कौन कौन से विद्वान लिए जाएं,
की व्याख्या की। तो इसने किस तरह से इसकी व्याख्या की और कहाँ कहाँ धनराशि को व्यय करने के लिए कहा। मैकाले ने स्पष्ट किया कि इन धनराशि को व्यय करने के संबंध में कंपनी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, वह इसे जिस मद में और जिस तरह चाहे व्यय कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, जो मैकाले है ये कंपनी को एक तरह से खुली छूट दे रहा है कि वो इसका व्यय अपने अधिकार क्षेत्र से कर सकती है, वो इसको जिस तरह से चाहे व्यय कर सकती है। नंबर 2 हम देखें साहित्य शब्द की व्याख्या। मैकाले ने स्पष्ट किया कि साहित्य शब्द से अर्थ केवल भारतीय साहित्य, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि साहित्य से नहीं है, अपितु इसकी सीमा में पाश्चात्य साहित्य, अंग्रेजी भी आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब तक जो विवाद था कि प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी साहित्य को लेकर के, तो इसने ये क्लियर कर दिया कि भारतीय साहित्य में, यहाँ पर साहित्य में केवल भारतीय साहित्य नहीं आएगा बल्कि पाश्चात्य साहित्य भी आता है। भारतीय साहित्य में क्या क्या इसने कहा कि संस्कृत, अरबी, फारसी और पाश्चात्य में इसने कहा अंग्रेजी साहित्य भी आता है। तो इसमें नंबर 3 क्या था कि भारतीय विद्वान की व्याख्या। यहाँ पर देखिए कि जो एक तरह से इसने अपने लिखित विवरण में जो व्याख्या कही थी उसमें 3 मद मुख्य थे। क्या थे ये जो 3 पद थे? ये पद क्या थे कि नंबर 1 क्या था कि धनराशि की व्यय कहाँ हो। व्यय के लिए उसने क्या कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो किस तरह से उसकी को कहाँ खर्च करे। और दूसरे में क्या कहा कि साहित्य में केवल भारतीय साहित्य नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी आएगा। और भारतीय विद्वान की व्याख्या उसने कैसे की? भारतीय विद्वान की सीमा के संबंध में मैकाले ने कहा इसमें केवल भारतीय भाषाओं और अरबी के विद्वान ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य के विद्वान भी आते हैं, जैसे लॉक के दर्शन, मिल्टन की कविताओं के जानकार भी इस श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखें इसने क्या कहा कि भारतीय विद्वान की सीमा के संबंध में केवल मैकाले ने यहाँ पर क्या कहा, भारतीय विद्वानों की सीमा के संबंध में मैकाले ने कहा कि इसमें केवल भारतीय भाषाओं जिसमें अरबी और फारसी के विद्वान नहीं है अपितु अंग्रेजी साहित्य के विद्वान भी आते हैं, जैसे लॉक के दर्शन, लॉक, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सब क्या प्रकृतिवादी विचारक है। तो इनके लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताएं, जॉन मिल्टन की बात हो रही है यहाँ पर, जिनकी एक पोएम थी पैराडाइज लॉस्ट, बहुत ही फेमस कविता है। तो यहाँ पर मिल्टन की कविताओं के जो जानकार थे वो भी इन श्रेणी में आते थे। तो यहाँ पर भारतीय विद्वानों में कि जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं के जानकार हैं वो भी इस श्रेणी में आएंगे। एक तरह से ये अंग्रेजी साहित्य के विद्वानों की बात हो रही थी। आगे हम देखते हैं लॉर्ड मैकाले का सुझाव। 1813 के आज्ञापत्र की तर्क संबंधी धारा 43 की व्याख्या करने के बाद लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा के स्वरूप के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मैकाले ने उन सुझावों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखें 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसके संबंध में धारा 43 की उसने व्याख्या की और उसमें जो भी विवाद थे उसके संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। और मैकाले के सुझाव निम्नलिखित हैं। यहाँ पे है प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा क्या है? निरर्थक बताया उसने। भारतीय साहित्य अरबी फारसी के विषय में मैकाले ने लिखा कि भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि किस तरह से उसने भारतीय साहित्य की एक तरह से अवहेलना की, कि कहा कि जो भारतीय साहित्य हैं के जो विषय हैं वो भारतीय धर्म ग्रंथ जो हैं वो अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे हैं। इसके इतिहास में 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है। तो इसके इतिहास में कितने 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है। भूगोल में सिरे एवं मक्खन के समुद्रों का वर्णन है। चिकित्सा शास्त्र ऐसा है कि अंग्रेज पशु चिकित्सक को भी शर्म आएगी और ज्योतिष ऐसा है कि अंग्रेज स्कूल की लड़कियां भी हंसेंगी। तो यहाँ पर देखिए हर विषय पर एक तरह से उसने टिप्पणी की, हर विषय की आलोचना की, अतः इसको पढ़ना निरर्थक है और उसे सुझाया कि संस्कृत, अरबी स्कूल तथा कॉलेज पर सरकारी व्यय करना व्यर्थ है।
और इस तरह से उसने क्या कहा कि संस्कृत और अरबी स्कूल और कॉलेजों पर सरकारी व्यय करना व्यर्थ है, उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। प्राच्य साहित्य के मुद्दे पर सरकारी धन व्यय ना किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि प्राच्य साहित्य की बिल्कुल इस तरह से अवहेलना की इसने, और इस पर कुछ भी धन व्यय करने की बात नहीं कही। नंबर 2 हम देखें पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य माना और संस्कृत और अरबी साहित्य को वह उसके आगे नगण्य मानता था। तो एक तरह से संस्कृत और फारसी साहित्य उसके लिए कुछ भी नहीं था, अरबी साहित्य। उसने विवरण पत्र में लिखा कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तक की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर हैं। तो यहाँ पर उसने किस तरह से तुलना की भारतीय साहित्य की अरबी एक तरह से अंग्रेजी साहित्य से, कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तक की एक अलमारी की पुस्तकें भारत, वहाँ पे यूरोपीय पुस्तकालय के एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर हैं। उसने सुझाव दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराया जाए। तो यहाँ पर हम देखें इसने पाश्चात्य साहित्य को किस तरह से महत्वपूर्ण बताया और भारतीय साहित्य और अरबी साहित्य की किस तरह से अवहेलना की, कि अगर उसका जो स्टेटमेंट था उसमें था कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। मतलब भारत और अरब में जितने भी साहित्य हैं केवल यूरोप की एक अलमारी के पुस्तक ही उसके बराबर है। और उसने सुझाव दिया कि भारतीय को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराया जाए। तो नंबर 3 हम देखें दोस्तों, इसमें हमने क्या देखा कि लॉर्ड मैकाले का जो सुझाव था, पहला क्या था कि प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक है, और दूसरे में इसने क्या कहा पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण है, और तीसरे में इसने क्या कहा कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है। एक तरह से इसने पाश्चात्यवादी शिक्षा को महत्व दिया और पाश्चात्य भारतीय भाषाओं, यहाँ पे हम देखें पाश्चात्य भारतीय भाषाओं को नहीं बल्कि जो यहाँ पर हम देखें पाश्चात्यवादी जो साहित्य थे उनको अधिक महत्व दिया। अब हम नंबर 3 देखते हैं अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक। प्राच्यवादी भारतीय भाषाओं अरबी साहित्य संस्कृत को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे और पाश्चात्यवादी अंग्रेजी को मैकाले ने शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का वकालत किया। तो यहाँ पर मैकाले को देखें तो मैकाले ने पाश्चात्यवादी अंग्रेजी को मैकाले ने शिक्षा का माध्यम बनाने जाने का वकालत किया और तथा उसके संबंध में उसने निम्न तर्क दिए। और क्यों बनाया जाए उसके लिए उसने अलग अलग तर्क दिए। भारत में प्रचलित देसी भाषाएं अविकसित एवं गंवारू हैं, उनके शब्दकोश सीमित हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है तथा इसके शब्दकोश भी सुदृढ़ हैं, इसलिए इसे माध्यम बनाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखें भारतीय साहित्य को इसने नकव्य माना और एक तरह से भारतीय जो भाषाएं हैं वो अविकसित और गंवारू हैं, उनके शब्दकोश सीमित हैं, और जो अंग्रेजी भाषा है वो संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है और इसके शब्दकोश भी हैं, इसलिए इसे माध्यम बनाया जाए। नंबर 2 हम देखें संस्कृत अरबी जब भारत के सर्वसाधारण की भाषा नहीं रही और ना ही भारतीयों को उसे सीखने में कोई रुचि भी है, तो इसकी अपेक्षा अंग्रेजी भाषा सीखना सरल है, अतः इसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। यहाँ पर देखें अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया और जो भारतीय भाषाएं थी उसको एक तरह से हम देखें तो अपेक्षाकृत अंग्रेजी के बिल्कुल नगण्य माना गया। नंबर 3 हम देखें अंग्रेजी शासकों की भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा भारत के उच्च वर्ग के लिए लोगों की भाषा है, अतः इसे माध्यम बनाया जाए। तो यहाँ पर हम देखें अंग्रेजी शासकों की भाषा है, जो उस समय देश में शासन कर रहे थे उनकी भाषा अंग्रेजी थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा भी अंग्रेजी थी और उच्च वर्ग के लोग भी अंग्रेजी भाषा जानते थे, तो इसलिए इसका माध्यम अंग्रेजी भाषा ही बनाया जाए।
नंबर 4 हम देखें, भारतीयों के उत्थान के लिए यह जरूरी है कि इसे माध्यम बनाया जाए तथा कानून की शिक्षा अंग्रेजी में ही ली जाए। तो यहाँ पर हम देखें, इसने कहा कि भारतीयों के उत्थान के लिए अंग्रेजी भाषा जरूरी है और इसको इसलिए माध्यम बनाया जाए तथा कानून की शिक्षा भी अंग्रेजी में ही दी जाए। अब हम देखते हैं नंबर 4, उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था। यहाँ पर देखें तो मैकाले ने उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की बात कही। सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था करे। तो दोस्तों यहाँ पर इसने क्या कहा कि सरकार के पास, जो वहाँ की एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके पास इतना धन नहीं है कि भारत के जन शिक्षा की व्यवस्था करे। तो उसने कहा कि केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करके यह कार्य किया जा सकता है, जिससे संपूर्ण जनमानस के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था स्वमेव हो जाएगी। तो उसने क्या कहा कि सबसे पहले जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था उच्च वर्ग के लिए किया जाए और जिससे कि संपूर्ण जनमानस के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था स्वमेव हो जाएगी। जब वो उच्च वर्ग को पढ़ा देगा तो धीरे धीरे निम्न वर्ग भी शिक्षित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, उच्च वर्ग के संपर्क में आने से निम्न वर्ग तक शिक्षा पहुंच जाएगी और लोग शिक्षित हो जाएंगे। नंबर 5 हम देखें, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नींव। यूँ तो मैकाले भारत में ईसाई धर्म तथा पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का समर्थक था, किंतु उसे यह ज्ञान था कि शिक्षा संस्थाओं में सीधे तथा अनिवार्य रूप से यह शिक्षा नहीं ली जानी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, जो अंग्रेजी शासन के लिए ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नींव अपनाई उसने। यूँ तो मैकाले भारत में ईसाई धर्म तथा पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का समर्थक था। यहाँ पर देखें, किंतु उसे यह ज्ञान था कि शिक्षा संस्थाओं में सीधे तथा अनिवार्य रूप से शिक्षा नहीं ली जानी चाहिए। उसको ये पता था एक तरह से। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो उसने केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की बात कही। जो यहाँ पर एक तरह से जो शिक्षा संस्थाएं चल रही थी, वहाँ पर सीधे तरह या अनिवार्य रूप से उसने अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने की बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा करता है तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाएगा, जो अंग्रेजी शासन के लिए ठीक नहीं होगा। अगर वो शिक्षा निम्न स्तर से अनिवार्य रूप में शुरू करने की बात करता तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता कि वो उनके धर्म पर और साहित्य पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों के अंदर विद्रोह की भावना आती है। अगर विद्रोह हो जाता तो फिर अंग्रेजी जो शासन था उसके लिए ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती। तो यहाँ पर देखें किस तरह से मैकाले ने बड़ी चतुराई से स्पष्ट करने की कोशिश करी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखिए, पढ़ते रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए और खुश रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।